गुड इवनिंग एवरीवन। इस साल जो एचपीएस 2024 के जीएस मेंस के एग्जामिनेशन हुए उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग जीएस 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि अभी हमारे 2024 में कंडक्ट किया गया है। तो फैकल्टी वाइज जैसे मैंने आपके साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिस्कस करना है, आकृति मैडम ने आपके साथ इंडियन सोसाइटी डिस्कस करना है, कृति मैडम ने आपके साथ हिमाचल जीके डिस्कस करना है जिसमें अदर अदर एस्पेक्ट्स हैं हिमाचल जीके के, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी ऑफ हिमाचल है, वो सब कृति मैडम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो जीएस 1 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, फिर जीएस 2 का पेपर डिस्कस होगा, फिर जीएस 3 का पेपर डिस्कस होगा। जनरली एक जो हमारा एनालिसिस है पेपर को लेके, जो इस साल हम लोगों ने वैल्यू एडिशन कोर्स मेंस और मेंस टेस्ट सीरीज रन करी थी, तो अधिकतर क्वेश्चन और अधिकतर की संख्या कितनी है इन जीएस 3, जो कि जीएस 3 के अंदर 20 में से 18 क्वेश्चन वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम अवर वैल्यू एडिशन कोर्स या हमारी मेंस टेस्ट सीरीज से आए। ऐसे ही जीएस 2 है, ऐसे जीएस 1 है, तो परसेंटेज का कॉम्पोजिशन थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहा, लेकिन 18 20 में से 18 सवाल तक भी डायरेक्टली जो है पेपर कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन से और हमारी टेस्ट सीरीज से आया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वैल्यू एडिशन के अंदर हमने 500 मेंस के क्वेश्चन विद देयर मॉडल आंसर डिस्कस किए हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज के अंदर 704 मेंस के क्वेश्चन और मॉडल आंसर डिस्कस हुए। तो 1200 क्वेश्चन जब हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं तो बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि उसी में से पेपर आने की संभावना रहती है। और जैसा हुआ 20 साल और पिछले 3 सालों में ये देखा गया है कि जनरली ये ट्रेंड एक रिपीटिशन की तरह हो चुका है। इसी में आज का जो पेपर डिस्कस करना है, पहले मैं हिस्ट्री के 4 सवाल जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा, फिर 5 सवाल जो ज्योग्राफी की डोमेन से आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। राइट, चलिए पहला सवाल क्विकली डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों की ऑलरेडी तैयारी हुई है। हमें ब्रॉड आइडिया देना है कि भाई क्वेश्चन 8 नंबर का पहली बार 8 और 12 नंबर में पेपर को डिवाइड किया गया है, और इस बार पेपर लेंदी भी था, और जीएस 1 जो कि बाकी 3 जीएस में सबसे कठिन भी कंसिडर किया जा रहा है और सबसे लेंदी भी कंसिडर किया जा रहा है, तो उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा कि क्या अप्रोच हमें पेपर के अंदर रखनी चाहिए, कितने नंबर पॉइंट्स लिखने चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अब मस्ट हो चुका है क्योंकि आंसर राइटिंग एक्चुअली जैसा यूपीएससी स्टाइल में हम लोग करते हैं उसी स्टाइल की आंसर राइटिंग अब रिक्वायर्ड है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। कि जब ब्रिटिश राज भारत के अंदर था, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में लिखा भी है कि 1757 से 1947 तक ये ब्रिटिश राज रहा, इस टाइम पे आर्ट का क्या स्टेटस था और ब्रिटिश का क्या इंपैक्ट आर्ट के ऊपर पड़ा। तो हम लोगों को पता ही है कि जब ब्रिटिश राज भारत के अंदर था और ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर था, तो जनरली उस टाइम पे जो हमारे लोकल किंग्स थे, है ना, जो पेट्रोनेज दिया करते थे आर्ट्स को, वो सारे अपरूट हो गए। जब वो अपरूट हो गए तो एक पेट्रोनेज आर्ट को अपने आप ही खत्म हो गई, तो वहां से इंडियन आर्ट का डिक्लाइन हो गया। तो एक पॉइंट क्या आएगा, अगर इंपैक्ट देखा जाए ब्रिटिश राज का इंडियन आर्ट पे, तो सबसे पहला इंपैक्ट रहेगा कि आर्ट का डिक्लाइन हुआ है, हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि अपरूट हो गए हैं आपके बड़े बड़े किंग्स, आपके रॉयल पेट्रोनेज। मान लो इतने सारे किंग जब ब्रिटिश इंडिया से जाते भी हैं तो उस टाइम पे 550 ज्यादा रियायतें उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये रियासत जो से उस टाइम पे भी 550 थी, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में एंटर करते हैं 1857 के अंदर, उस टाइम पे ये जो 1757 के अंदर उस टाइम पे जो रियासतें हैं ये कहीं ना कहीं 2500 के आसपास थी। तो इतनी सारी रियासत अप्रूव हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आर्ट को भी इंपैक्ट आएगा। तो वही चीज लिखी गई है। दूसरा, अब ब्रिटिश आए हैं तो अपने साथ अपनी आर्ट लाएंगे, जैसे मुगल्स अपने साथ अपना स्टाइल ऑफ आर्ट लेकर आए। हर कोई जो बाहर से आएगा तो अपना एक आर्ट लेकर आएगा। जब ग्रीक भारत के अंदर आए तो हम इंडो ग्रीक का इंपैक्ट पड़ते हैं, जैसे बुद्धन कल्चर के ऊपर पड़ा। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश एक डिफरेंट टाइप की आर्ट लेकर आए हैं, वो वाटर कलर्स लेकर आए हैं, वो पोर्ट्रेट पेंटिंग। पहले भारत में ना राजाओं की पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी, बाकी दृश्य भी बनाए जाते थे, पोर्ट्रेट नहीं बनाए जाते थे। जब ब्रिटिश आए तो पोर्ट्रेट आए, मिनिएचर से पेंटिंग बहुत बड़े बड़े लेवल पे बनाई जाने लगी, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही है। उन्होंने स्पेशल एक स्कूल बनाया, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन कोलकाता, वो क्रिएट हुआ। तो इस तरह के कुछ एक चेंजेस थे, वेस्टर्न आर्ट का स्टाइल एक भारत के अंदर एंटर किया। तो दो इंपैक्ट हो गए, एक तो भारत के खुद के आर्टिस्ट अप्रूव हो गए, रॉयल पेट्रोनेज खत्म हो गई। दूसरा, ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्ट जो है इंडिया में एंटर कर गया, इसको डिटेल में बताया और इंडियन आर्टिस्ट के नाम भी बताए गए हैं। फिर आया है कि कंपनी पेंटिंग्स, जो ब्रिटिश के टाइम पे जिस तरह की पेंटिंग थी वो वाला स्टाइल भी इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिसमें फ्लोरा है, फौना है, लैंडस्केप जो पहले हुए थे वो चेंज हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हुई। चौथे लेवल पे जब देखो बाहर से एक आर्ट आई है, एक आपकी इंडियनाइज्ड आर्ट है, अब दोनों के बीच में द्वंद्व होगा। उस द्वंद्व से
एक नई आर्ट फॉर्म निकलेगी, एक रिवाइवलिज्म होगा और नए मॉडर्न आर्टिस्ट आएंगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, रवि वर्मा मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, तो नए मॉडर्न आर्ट आएंगे जो हाइब्रिड आर्ट लेकर आएंगे, जो दोनों का समन्वय लेकर आएंगे। ये हमेशा होगा। जब इस्लाम भी भारत के अंदर आया और भारत के अंदर हिंदुज्म जो उस टाइम पे इतना रिजिड है, या जब ब्रिटिश आते हैं तो हिंदुज्म उस टाइम पे कुरीतियों से जूझ रहा था, तो उसके ऊपर भी इंपैक्ट आया, उसमें कुछ बदलाव आए। उदाहरण के तौर पे जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए तो एक सती प्रथा हो रही है ना, डाउरी दी जा रही है, सती प्रथा है, विडो रीमैरिज नहीं हो रही। तो जब ब्रिटिश आए तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी आया, आइडिया ऑफ जस्टिस आया, और भारत के समाज के अंदर कुछ तब्दीलियां आई, कुछ बदलाव लेकर आए हैं। तो वैसा ही इस आर्ट फॉर्म में हुआ कि आर्ट जब आई बाहर से और भारत की एक इंडिजिनस आर्ट है, दोनों का समन्वय हुआ और एक नई आर्ट फॉर्म जो है निकल कर आई। और उसका जिक्र हमने किया कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट उस टाइम पे आर्ट के अंदर भी चला। तो ये इंपैक्ट ब्रिटिश के हमें देखने को मिले भारत की आर्ट के ऊपर। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि अगला सवाल है, बड़ा डिफरेंट सवाल था कि हम लोग सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो पढ़ते ही हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया, इन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर पूछा कि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म है वो वेस्टर्न इंडिया में 19th सेंचुरी में क्या क्या वो रिफॉर्म्स रहे थे। वेस्टर्न इंडिया कौन सा? अगर हम भारत का मैप बनाए तो इस मैप के अनुसार ये ईस्ट है और ये पूरा वेस्ट है। तो वेस्ट के मेजर अड्डे कौन से थे? महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल रीजन, ये पंजाब रीजन, ये 3 एरियाज वेस्ट के थे। तो यहां पे जिस जिस भी सोशल रिफॉर्मर ने काम किया उनका नाम लिख दो। जैसे किन्होंने काम किया? प्रार्थना सभा महाराष्ट्र, एमजी रानडे महाराष्ट्र के अंदर थे, बॉम्बे के अंदर एक्टिव रहे, तो ये उस टाइम के थे। ये तिलक और गोखले से एक जनरेशन पुराने हैं। ऐसी ज्योतिराव फूले, इनकी वाइफ सवित्रा फूले, इनका एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के ऊपर, कास्ट मूवमेंट के अगेंस्ट, है ना, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को रिस्पाइट दिलवाना अपर कास्ट से, उनके खिलाफ इनके मूवमेंट रहे। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है, तो इनका नाम उस टाइम पे हम लिखेंगे। फिर हम कहेंगे कि अच्छा जो सोशल जैसे गोपाल हरि देशमुख है, महाराष्ट्र में एक्टिव रहे, बहुत पॉपुलर फिगर हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर। उनके मूवमेंट रहे बॉम्बे वाले रीजन में, तो गढ़ थे उस टाइम पे जहां पे ये सारे रिवाइवल मूवमेंट चल रहे थे। तो जहां पे एजुकेशन आई वहीं पे रिवाइवलिज्म की बात हुई। बंगाल में एजुकेशन आई तो ईश्वर चंद विद्यासागर हुए, राजा राम मोहन रॉय, चित्तरंजन दास हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तो एजुकेटेड लोग, अरविंदो घोष हुए, वो डेवलप हुए। ऐसे महाराष्ट्र में एजुकेशन आई तो वहां पे लोग डेवलप हुए। तो ऐसे ही जो लाहौर के अंदर एजुकेशन आई तो पंजाब, हरियाणा और उस टाइम का जो पाकिस्तान, अब का जो पाकिस्तान उस टाइम पे वेस्ट पंजाब हुआ करता था, वहां पे एजुकेशन आई तो रिवाइवलिज्म हुआ। तो यही 3 क्षेत्र थे रिवाइवलिज्म के। तो वुमेन राइट मूवमेंट आए तो उनके बारे में लिखेंगे। उसी के साथ आर्य समाज का रोल हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन में, जहां चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहां पे डिनाई नहीं कर सकते। तो वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न इंडिया के ये कुछ 5 चुनिंदा मूवमेंट है जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे सामने देखने को मिलते हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरह देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सोशल रिफॉर्म क्योंकि ये समाज की चर्निंग करते हैं। चर्निंग का मतलब है एक नया थॉट समाज को देने का काम करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अगला देखते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये जनरली हिस्ट्री में देखा जा रहा है। जनरली 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स को कंपैरेटिवली देखने को हिस्ट्री में सवाल मिल रहे हैं। जैसे पहले अंबेडकर और गांधी जी के ऊपर आ गए, इस बार आया कि बाल गंगाधर तिलक और गांधी के विचारों में क्या समानताएं थी और क्या दोनों में डिफरेंसेस थे, राइट? तो जैसे एक ना किताब है इनकी लिखी हुई है, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, रामचंद्र गुहा, आरसी गुहा। उसमें कई सारे जो है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के जो उस टाइम के लॉरेट्स थे उनके थॉट दिया हुआ है, वो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। वो एक बहुत अवेकनिंग है किताब अपने आप में। तो उसके अंदर इनका कंपैरेटिव व्यू दिया हुआ था, तो मैंने वहां पे पढ़ा था। तो उसमें देखो कि बाल गंगाधर तिलक एक ट्रेडिशनल व्यक्ति है, एक कंजर्वेटिव है। कई जगहों पे महात्मा गांधी को भी कंजर्वेटिव हिंदू बोला गया है क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, हिंदू मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से हिंदू वे ऑफ लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है क्योंकि तिलक बहुत कंजर्वेटिव है, वो विमेन एजुकेशन के खिलाफ है, वो सिंगल मैरिज के खिलाफ है। जैसे बाद में तो हमने 1955 में अमेंड करके हिंदू कोड एक्ट लाए जिसमें हमने बोला एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक पुरुष जो है मल्टीपल मैरिजेस कर सकता था। तो इस तरह के कंजर्वेटिव विचारधारा कहीं ना कहीं तिलक की थी और इनमें से कुछ विचारधारा गांधी की भी देखने को मिली। तो दोनों कंजर्वेटिव हैं अपनी विचारधाराओं में। अच्छा, दोनों स्वराज की बात कर रहे हैं, वही स्वराज की बात 1929 में पूर्ण स्वराज में चाहे तब्दील हो गई, लेकिन वो स्वराज की बातें हो रही है। तो ये दोनों के बीच में कुछ एक सिमिलैरिटी देखने को मिली इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, चाहे वो स्वराज की बात है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर्ड गोल ऑफ स्वराज, मास मोबिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ने ही एक ऐसे लीडर थे जो मास मोबिलाइज 1905, याद करो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो
तिलक वॉज द की फिगर जिसने मास मोबिलाइजेशन किया, जिसके बाद उनको उठा के जेल में डालना पड़ा और अलग अलग मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को तोड़ना पड़ा, क्योंकि तिलक बहुत भड़काऊ हैं कई लेवल पे। तो वो मास मोबिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसी मास मोबिलाइजेशन को गांधी पीसफुल वे में आगे लेकर गए। तो ये कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज हैं। अच्छा, अगर इनके बीच में डिफरेंसेस देखोगे तो डिफरेंसेस भी हैं। गांधी देखो, गांधी जो है वो नॉन वायलेंट है, लेकिन तिलक ऐसे नहीं है। तिलक के जनरली वो लोग सपोर्ट करते हैं जो एग्रेसिव हैं, जो वायलेंस को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक जो है थोड़ा सा डिफरेंस है कि गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंस में बात करते हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करते हैं, लेकिन तिलक करते हैं एग्रेसिव रेजिस्टेंस। एग्रेसिव का मतलब है अगर कोई तुम्हें डंडा मारे तो तुम भी उसको डंडा मार सकते हो, तो एग्रेसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एसर्टिव नेशनलिज्म है कि तिलक जो है नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट करे। अच्छा, गांधी और तिलक का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सेम था, काफी हद तक वो हिंदू आइडेंटिटी के खिलाफ नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। हिंदू फेस्टिवल, जैसे तिलक ने गणपति विसर्जन का जो फेस्टिवल है उसको फेस्टिवल लेवल पे लेकर गए, तो वो कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डिराइव कर रहे थे हिंदू से, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा मेजोरिटी में इस देश में थे। तो उनका आइडिया ये था, दोनों का सेम आइडिया था, लेकिन डिफरेंसेस था कि दोनों के अप्रोच में डिफरेंसेस था। अच्छा, मैंने जैसे बोला गांधी कई लेवल पे कंजर्वेटिव है, लेकिन बहुत सारे लेवल पे वो मॉडर्न है। वो इक्वालिटी की बात करें, वो महिलाओं की इक्वालिटी की बात करें। अच्छा, कास्ट सिस्टम को लेके वो कंजर्वेटिव है। तिलक एक ज्यादा आप बोलोगे आर्डेंट जो है कंजर्वेटिव है। गांधी के लिए शब्द यूज किया गया था, वो मॉडरेटली कंजर्वेटिव है। कई अप्रोचेस में वो मॉडर्न है, कई अप्रोचेस में वो ट्रेडिशनल है। गांधी के पास एक ग्लोबल एक्सपोजर हमेशा से रहा। गांधी लंदन में पढ़े, उसके बाद साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी समय काम किया और 45 साल तक की उम्र में साउथ अफ्रीका में बिताए। फिर भारत के अंदर अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे ट्राई आउट किया। लेकिन तिलक के साथ ऐसा नहीं, तिलक ग्लोबल एक्सपोजर को जो है हमेशा से ग्लोबल एक्सपोजर के साथ नहीं जुड़े हुए रहे। गांधी के अगर आप पत्र के संवाद देखोगे तो टॉलस्टॉय के साथ हो रहे, मल्टीपल लोगों से ग्लोबल लेवल पे हो रहे, लेकिन तिलक जो है मेजरली इंडियनाइज्ड हैं काफी हद तक। क्लियर? ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ सवाल। सवाल था सिंपल कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऐसे कौन से कॉजेज बने थे जिसने इंटरनेशनल कॉजेज जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या बने। आपको पता ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंटरनेशनल कॉजेज क्या क्या थे। एक तो देखो, जापान जो है 1905 में रशिया को हरा देता है, और जापान एक छोटा सा नेशन था और पहली बार किसी एशियन नेशन ने, यूरोपियन नेशन माना जाता था, यूरोपियन नेशन को हरा दिया और जार्स को हरा दिया। तो अपने आप में जो है ये एक वर्ल्ड वार का कॉज बना, क्योंकि बाद में जर्मनी के ये सारे एलाय बने। उसी के बाद आप देखोगे मोरक्कन क्राइसिस एक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था, जर्मनी और मोरक्कन क्राइसिस। फिर बॉस्नियन क्राइसिस, क्योंकि जर्मनी धीरे धीरे एसर्टिव हो रहा था। तो वो सारे इंटरनेशनल इवेंट्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जो है फाइनली ब्रेकआउट हो गया 1914 के अंदर। और इसी में देखिए मोरक्कन क्राइसिस, इसी में ड्यूक की जो डेथ होती है ऑस्ट्रिया के, उनका एक क्राइसिस रहा। तो ये 4-5 कॉजेज हैं वर्ल्ड वॉर 1 के, वो आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी के भी नोट से आया होगा। चलिए अब सवाल देखते हैं ज्योग्राफी और डिजास्टर से। पहले डिजास्टर जो सवाल आते थे पिछले साल तक, मैं इस बार जब हमने वैल्यू एडिशन लिया तो मैंने बोला भी था लैंडस्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आया इस साल लैंडस्लाइड। मैंने बोला था कि 2-3 जैसे पहले बलासौर ट्रेन एक्सीडेंट आया, मॉर्बिड डिजास्टर आया, तो लोकल जो 4 नंबर का सवाल था, कोई एक डिजास्टर अकर हो जाता था, डायरेक्टली उसी के ऊपर क्वेश्चन आता था। इस बार मैंने बोला था कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस है, और दोनों वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए जो मैंने करवाए थे। तो डेवलपमेंट एंड डिजास्टर वो क्वेश्चन आया हिमाचल के अंदर, कृति मैम ने डिस्कस किया, तो वो मैंने एग्जैक्टली वही पढ़ाया था कि डेवलपमेंट एंड डिजास्टर एक बार भी नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आया इस साल वो सवाल। अब ऐसे देखिए सवाल पूछा है कि कब हैजार्ड जो है डिजास्टर में बदल जाएगा। इस तरह के सवालों के लिए मैंने आपको बताया कि आपने परिभाषा है, हैजार्ड की एक परिभाषा होनी चाहिए, डिजास्टर की यूनाइटेड नेशन की परिभाषा लिखो कि हैजार्ड क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, हैजार्ड डिजास्टर में कब तब्दील होता है ये भी बताइए। उसके बाद आप इसी बात को आपने एग्जाम्पल के साथ बताने 8 नंबर में, तो आप ग्लोबल इंडिया के पैन इंडिया लेवल के एग्जाम्पल ले सकते हैं, या हिमाचल। आप बोलो जी हिमाचल में इतनी सारी फैक्ट्रियां लगी हैं अंब नालागढ़ रीजन के अंदर, ये हैजार्ड है, अगर इन फैक्ट्रियों में किसी प्रकार का विस्फोट हो जाता है, गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे लीक आउट हो गई थी भोपाल के अंदर, ऐसी कोई गैस लीक हो जाती है, कोई बॉयलर फट जाता है जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, तो वो डिजास्टर है। हिमाचल में हिमालयाज हैं, सिज्मिसिटी है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, अगर अर्थक्वेक आता है और उससे लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाते हैं तो वो एक डिजास्टर है। अभी तक ये हैजार्ड है, लेकिन ये जब कन्वर्ट हो गया तो डिजास्टर। जैसे हिमाचल के अंदर क्या कहते हैं, इसी तरह की डिस्टेबलाइज स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, ज्यादा बारिश होती है तो डिजास्टर आ जाता है लैंडस्लाइड का, या फ्लड आ जाते हैं, या क्लाउड बर्स्ट जैसा डिजास्टर आ जाता है। तो ये सारे हैजार्ड्स हैं, जब ये अकर हो जाते हैं तो डिजास्टर होते हैं। तो आपने एग्जांपल के साथ बताने की हिमाचल के अंदर
लास्ट ईयर क्लाउड बर्स्ट हुआ, मंडी और कुल्लू रीजन के अंदर इतने लार्ज स्केल में फ्लड इनंडेशन हुई है, लैंडस्लाइड हुए, 1905 में कांगड़ा अर्थक्वेक अकर हुआ है। तो ये सारी चीजें आप बताओगे कि हिमाचल इज प्रोन टू सर्टेन टाइप ऑफ हैजार्ड, लाइक फॉरेस्ट फायर, लाइक रिलीजियस साइट है तो स्टैम्पीड एक हैजार्ड है। अगर वो अकर हो जाता है, जैसे इस साल हाथरस के अंदर हुआ, इस साल बिहार के अंदर हुआ, तो वो एक डिजास्टर बन के सामने आता है। तो इंडिया के भी एग्जाम्पल दे सकते हो, हिमाचल के भी दे सकते हो। तो आपने बताना है कि कब हैजार्ड जो है डिजास्टर में कन्वर्ट किया हो जा सकता है। क्लियर हुई बात? चलिए अगला देखो, कोई भी चीज इस तरह के क्वेश्चन को समझानी तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कोट करो। सरल सवाल है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहां पे डेल्टा क्यों नहीं बनते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताओगे। 1600 किलोमीटर के प्लेन्स हैं, तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की विड्थ है। केरला से गुजरात तक ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन चलते हैं। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच के हिस्से को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। डायग्राम के साथ ये बनाते हुए बताओगे कि जी ये हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो इनके बारे में बता दिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर बताओगे कि जी क्यों नहीं बन पा रहे यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा बनने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है बहुत सारा सेडिमेंट। यहाँ की नदियां छोटी हैं इसलिए डेल्टा नहीं बन रहा। दूसरी बात, यहाँ की नदियां हार्ड रॉक से आ रही है, डेक्कन प्लेट्यू से आ रही है, आर्कियन रॉक सिस्टम से आ रही है। हार्ड रॉक को डेन्यूट करना कठिन होता है तो सेडिमेंट भी नहीं है। एक तो रिवर की लेंथ नहीं है पहला, दूसरा सेडिमेंट नहीं है, तीसरा कि ये रिवर जो है हाई स्टीप ग्रेडियंट से गिर रही है। डेल्टा बनने के लिए स्लगिश रिवर के स्पीड चाहिए और स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर है क्योंकि बड़े हाइट से गिर जाती हैं, उसकी वजह से एस्चुरी बन रही है, डेल्टा नहीं बन रहा, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट नहीं हो पा रहा। तीसरा, चौथा, इन जगहों पे टाइड्स बहुत एक्टिव हैं। जैसे मैंने बोला था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर, मैं पढ़ाता हूं कई बार आपको क्लासेस के अंदर कि दीज आर आइडल कंडीशंस फॉर मेकिंग पोर्ट्स, डेप्थ है यहाँ पे, तो टाइड्स बहुत एक्टिव हैं। टाइडल एनर्जी रीप कर रहे हैं हम केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कन्याकुमारी में, या आपके गल्फ ऑफ खंबात रीजन के अंदर। तो टाइडल एनर्जी को रीप वहीं करोगे जहां टाइड्स आएंगे तो ये सेडिमेंट को उठा के अपने साथ ले जाती है। तो टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर है। तो ये चार फैक्टर हैं जो लैंड्स जो यहाँ पे डेल्टा को नहीं बनने देते हैं। तो इनको हमने डिस्कस करना था। सिंपल था ये सवाल भी, ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं है, राइट। चलिए ओहो हो। अगला सवाल लैंडस्लाइड वाला जो काफी एक्सपेक्टेड था इस साल। तो अब देखो, क्योंकि वायनाड में लैंडस्लाइड है, देखो सजेस्ट मेजर टू मिटिगेट द डिजास्टर कॉज बाय लैंडस्लाइड, 12 नंबर में पूछा है। क्योंकि अब 12 नंबर में 2 पेज का स्पेस है, आप कैसे लिखोगे। तो उन्होंने पूछा लैंडस्लाइड को बताइए कि कैसे जो है घटाया जा सके। तो सबसे पहले परिभाषित करोगे भैया लैंडस्लाइड क्या होते हैं, फिर बताओगे रीसेंट लैंडस्लाइड कहां पर है। तो आप बोलोगे कि जी वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है, केदारनाथ 2013 में लैंडस्लाइड हुआ है, हिमाचल का एग्जांपल लिख लो, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुए। तो 3-4 रीसेंट एग्जांपल। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, डेटा, करंट, डेफिनेशन, ये सारी होनी चाहिए, रिपोर्ट्स, इंडेक्स रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो यहां पे क्या डालोगे, हाँ जी डेटा डाला कि कितना परसेंट इंडिया का एरिया जो है लैंडस्लाइड प्रोन है, फिर कहां कहां पे लैंडस्लाइड है, करंट डाला, फिर डालो कि लैंडस्लाइड क्यों आते हैं। आप बोलो लैंडस्लाइड आर ट्रिगर्ड बाय कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो बिना EIA के, है ना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो लार्ज स्केल के ऊपर, सॉरी आप सिज्मिसिटी हो जाती है उससे लैंडस्लाइड होते हैं, क्लाउड बस्ट हो जाता है उससे लैंडस्लाइड होते हैं, डैम फेलियर हो जाता है उससे लैंडस्लाइड होते हैं। तो मल्टीपल रीजन है लैंडस्लाइड के, और भारत के ये कुछ चुनिंदा हिस्से हैं विच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, उनको लोकेट करके दिखा दो कि ये सारे एरियाज है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग जो लैंडस्लाइड प्रोन है। उसके बाद मिटिगेशन के कुछ एक तरीके हैं, जैसे लैंड यूज प्लानिंग, हमने EIA करवा के ही लैंड यूज प्लानिंग करनी चाहिए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए सैटेलाइट बेस्ड, कि अगर लैंडस्लाइड में ज्यादा बारिश होने की संभावना है तो हम ऐसी वार्निंग डाल दें कि लैंडस्लाइड हो सकता है। सिज्मिसिटी के कोई हमें पता चले तो हम उसके लिए डाल देंगे कि लैंडस्लाइड हो सकता है। इसके अलावा हम डाल देंगे कि जी वेजिटेशन एफॉरेस्टेशन कराओ तो लैंडस्लाइड को बचाया जा सकता है। फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, जिस तरह से ड्रेनेज के चैनल्स हैं अगर उनको बेहतर बनाया जा सके तो लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। कम्युनिटी को मिटिगेट करना है ना, मिटिगेट का मतलब है कि उसके इंपैक्ट को कम करना। जितना लोग ट्रेंड होंगे उतना, जैसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्टिनम हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके ऊपर फोकस करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग ट्रेंड करेंगे, जो मौके पे लोग हैं, जो लास्ट पीपल हैं, उन लोगों को जो है कनेक्ट करेंगे और उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, एजुकेट करेंगे। तो इन सारे तरीकों से हम लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान को मिटिगेट कर सकते हैं। तो इस आंसर में हमने एग्जाम्पल भी डाले, हमने डेटा भी डाला और करंट अफेयर भी डाल दिया, तो इतना ही चाहिए होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कीजिए,
डिवाइड कीजिए और एक एक रीजन की खासियत बताइए। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक रीजन बोला है, तो क्लाइमेटिक रीजन की परिभाषा बता दो कि क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है। फिर भारत के क्लाइमेट के बारे में बताओ कि ये ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और कोपन क्लासिफिकेशन जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होते हैं, आप लोगों ने पढ़े ही है, ये क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मॉनसून टाइप वेजिटेशन, मॉनसून टाइप शॉर्ट क्लाइमेट है ना, ए एम इज मॉनसून, डब्ल्यू इज ड्राई विंटर, कि जहां सर्दियों में बारिश देखने को गर्मियों में बारिश देखने को मिलती है। तो वो सारा कौन सा है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन, वहां पे क्या लगते हैं, मैनग्रूव्स लगते हैं, कोकोनट लगता है, शुगर केन लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर एक क्लाइमेट है AMS, जहां पे समर्स ड्राई होती हैं। ये क्लाइमेट कहां देखने को मिलता है, कोरोमंडल कोस्ट में। कई बार बोलता है कोरोमंडल कोस्ट में समर्स में बारिश नहीं होती, साउथ वेस्ट मानसून में, नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे बारिश हमें देखने को मिलती है। थर्ड टाइप का देखिए एरियाज, जहां अलग अलग क्लाइमेट में। फिर एक क्लाइमेट है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, BSH, सॉरी AW टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे सब ट्रॉपिकल है लेकिन गर्मियां काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है। फिर आप देखोगे जो सेमी एरिड ग्रासलैंड एरिया टाइप, सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है गुजरात राजस्थान के फ्रिंजेस में, कर्नाटका के इंटीरियर पार्ट में, जिसको लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है, जहां पे लातूर डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भा है, ये सारे एरियाज में ड्राई क्लाइमेट है, तो सेमी एरिड क्लाइमेट है। यहाँ की वेजिटेशन के बारे में बताएंगे, तो एक एक क्लाइमेट के बारे में क्या बताना है कि उस क्लाइमेट में किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह की रेनफॉल है, किस तरह का वेजिटेशन है, कहां पे वो पाया जाता है। बस ये 4 चीजें बताने की जरूरत होती है हर प्रकार के क्लाइमेट के अंदर, तो 2-2 3-3 लाइनें हर क्लाइमेट में लिखनी है। फिर आप बताओगे हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, BHW टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे हम लोग बैठे, CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके बारे में बताओगे, जहां पे इट इज बेसिकली वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद वार्म टेम्परेट के बाद हिमालयाज आ जाते हैं, जहां पे आपका टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहां पे DF टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद टुंड्रा क्लाइमेट आ जाता है, जहां पे हमारे गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं, काराकोरम ग्लेशियर्स हैं, तो ये सारे जो हैं ग्लेशियर्स वाले में टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ई टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो ये 8 प्रकार के क्लाइमेट कोपन ने भारत के लिए आइडेंटिफाई किए, इनका मैप एनसीईआरटी में दे रखा है, वही मैप आप यहां पर भी बनाओगे, तो सिंपल था। तो क्वेश्चन सीधे थे, देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस वो सिंपल, और ये क्वेश्चन आपके पढ़े में से आए थे। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे सोसाइटी से क्वेश्चन जो है, तो अच्छे क्वेश्चन थे, जिनमें अच्छे लेवल का एनालिसिस और तैयारी की आवश्यकता आप लोगों को पढ़नी थी। क्लियर? तो आसान सवाल आए थे, 6 सवाल ज्योग्राफी से आए थे, 4 सवाल आपके हिस्ट्री के डोमेन से हमें देखने को मिले, राइट। इसके अलावा और आगे जो फैकल्टीज है वो अपने अपने सब्जेक्ट के फिर डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, तो अभी हम HPGK के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके GS 1 के मेंस में आए हैं। तो जैसे आपको कैटेगराइजेशन पता ही है, आपके 8 मार्क्स में 150 वर्ड्स लिखना थे और आपके 12 मार्क्स में 225 वर्ड्स लिखने थे। तो ईच कैटेगरी में आपके 3-3 क्वेश्चन आए हैं HPGK के GS 1 में, टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल जो हम देखते हैं यहाँ पे वो है आपका, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट ऑफ मंडी एंड कुनिहार प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक क्रिटिकल नोट, ठीक है, सबसे पहले आपको मंडी और कुनिहार में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड आई होप प्रिलिम्स में हम ये पढ़ते हैं तो ये मूवमेंट्स का आपको अच्छे से आइडिया होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी आपका एड्रेस किया गया है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें लिटिल इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि पीजेंट मूवमेंट जो यहाँ पे हुई थी, मंडी और कुनिहार ले लो या पूरे हिमाचल में ले लो, तो यहाँ अग्रेरियन अनरेस्ट था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्यों था, सबसे पहली चीज क्यों था, तो एक जनरल सी चीज है, एक आपका जो लोकल रूलर्स थे आपके वो ऑपरेसिव थे। रूलर्स अगर अच्छे तो उनके वजीर आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेसिव थी। तो बहुत बारी हमने देखा है कि आपके वजीर जो है वो ज़्यादा जो है टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, जो पीजेंट्स थे उन पे आपके अट्रॉसिटीज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स हम देख चुके हैं, तो वही यहाँ पे रीज़न आपको मेंशन करना है। सेकंड है कि एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस थी आपके पीजेंट्स के खिलाफ, जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ लिख सकते हो बेगार प्रथा हो गई आपकी, ठीक है, बेथ बेगार प्रथा हो गई, ये आपको इन इटसेल्फ सिलेबस में देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपकी एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप मंडी प्रिंसली स्टेट की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस आंसर में यूज़ करने की डाटा, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, राइट। इसको आपको छांट के जो है वो
थोड़े वर्ड्स में 150 वर्ड्स में लिखना था, राइट। तो ये मॉडल आंसर है, यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स या 225 वर्ड्स में इसको इजीली कन्वर्टेबल है, ठीक है जी। तो यहाँ आपको सबसे पहले मंडी प्रिंसली स्टेट में क्या था, जैसे कि आप देख रहे हो लार्जली एक रिएक्शन था बेगार सिस्टम का। अब बेगार सिस्टम क्या है वो आपको पता है, हैवी टैक्सेशन जो है वो लोकल रूलर जो है इम्पोज करते थे। साथ ही में आपका जो ये पीजेंट वो है अनरेस्ट है, ये धीरे धीरे पनपा। और आपने देखा होगा कि जो शोभा राम जी हैं, शोभा राम जी लोकल लीडर बन के आए और सरका घाट से ये थे, तो इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया जो कि एक पीजेंट मूवमेंट कहलाती है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम कुनिहार की बात करें तो कुनिहार मूवमेंट जो है वो 19th सेंचुरी में धीरे धीरे आपका पनप रहा था। जो आपकी मांगे थी वो की गई राणा हरदेव सिंह से, जैसे आपको पता ही है। तो ये क्या है, ये फाइनली 1920 में पीजेंट जो है अपने अनरेस्ट को जो है एक अंजाम दे पाए और यहाँ उनको फर्स्ट डेमोक्रेटिक विक्ट्री मिली, जिसको इतिहास में हम पहली डेमोक्रेटिक विक्ट्री कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे लीडर्स आप देख सकते हो, गौरी शंकर, बाबू कांशीराम, तो ये आपके यहाँ पे लीडर्स थे, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स थे जिनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, मंडी और कुनिहार के बारे में। अब बैकग्राउंड और कॉजेज जैसे हमने देखा ही है कि आपका लोकल फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन तो थी ही, मतलब जो लोकल रूलर्स थे वो जो एक्सप्लॉयट कर रहे थे लोगों को, पीजेंट्स को, वो तो था ही, साथ में जो आपके ब्रिटिशर्स थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी वो भी थी, राइट। तो मतलब आपकी लोकल रूलर्स और उसके ऊपर से आपका जो है ओवरऑल कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, तो ये चल रहा था। अब बेगार हमने देख लिया, बहुत सारे सेस, बहुत सारे कर, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, वो हमने देख लिए, राइट। अब नेचर मूवमेंट का क्या था, ये मूवमेंट जो है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थी बट सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशंस भी इसके थे। तो इकोनॉमिक जो है वो हम समझते हैं टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। पर इसमें क्या है, एक जो बेगार प्रथा थी उसके खिलाफ भी आपको पता ही है कि बहुत सारे जो आपके कुछ ब्रिटिशर्स थे या ऑफिसर्स थे, उन्होंने कोशिश भी की बेगार प्रथा या फिर रीत प्रथा कोई सोशल रिफॉर्म लाने की, राइट। बट उससे क्या है, फिर से जो अंग्रेज कम्युनिटी थे अब उन्हें बेगार तो चाहिए होता था, तो फिर से मांग की गई कि बेगार लाए, वरना काम कौन करेगा, सामान कौन उठाएगा, बेगार अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती थी, राइट। तो ये आपका सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही थी नेचर में ये मूवमेंट्स। अब अगर इसके फीचर आप देखोगे जो ये पीजेंट मूवमेंट्स थी, तो यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनिटी और ऑर्गेनाइजेशन पहली हेडिंग है। कुछ मूवमेंट जो हैं स्टार्टिंग में स्पॉन्टेनियस थी, राइट, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो है वो मूवमेंट को अंजाम दे दिया। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट्स क्या बनती चली गई, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे हमारा 1857 के रिवोल्ट में हुआ, राइट। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा पैन इंडिया लेवल पे कि पहले आपकी जो है बहुत ही इम्पल्सिव मूवमेंट्स थी, बट धीरे धीरे एक विजन रखा गया, जैसे कि फ्रीडम का विजन रखा गया, और उसके बाद मूवमेंट का एक एम बना, उस डायरेक्शन में फिर मूवमेंट चली, फिर हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। अब लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, अब यहाँ पे देखो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, इतने लीडर्स के नाम हम जो है उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया है इन मूवमेंट्स में, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डर्स भी थे और लैंडलेस लेबरर्स भी थे, सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो हिमाचल के लोग थे वो थोड़ा सक्लूडेड थे, इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल में वो इतना इंक्लूडेड नहीं थे, राइट। तो उनके जो ग्रीवेंसेस है वो यही रहते थे कि रूलर रूल करता रहे, वजीर जो है कर लेता रहे, बट जो है आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रूल किया जाए। तो उनका ओवरथ्रो लोकल रूलर एम नहीं था, ठीक है, उनका एम ये नहीं था। जबकि फ्रीडम स्ट्रगल का आपको पता है एम था कि ब्रिटिशर्स को हटा ही देना है। तो यहाँ पे लीडरशिप और उनकी पार्टिसिपेशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट, तो मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट हमने सुने ही हैं, रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस, सबसे पहले टैक्स नहीं देंगे। फिर आपका है बॉयकॉट ऑफ फ्यूडल सर्विसेज, जैसे बेगार हो गया, ठीक है, बेगार जाएंगे नहीं काम पे। फिर आपका है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद अथॉरिटीज़, जैसे हमने देखा आपका धामी प्रजामंडल के टाइम पे देखा, कुनिहार प्रजामंडल के टाइम पे देखा, और उससे पहले भी देखा, ठीक है। ये सारा तो आपके 1930 के बाद की बात है, बट पहले भी हमने ये कन्फ्रंटेशन देखी है। फिर इसके इम्पैक्ट और आउटकम्स जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में जो है लोकल रूलर्स जो हैं वो फोर्स किया गया उनको कि वो पॉलिसीज़ में चेंज लाएं, और लॉन्ग टर्म में जो है ये सेस में इम्प्रूवमेंट, ठीक है,
जो राइट्स हैं वो दिए गए लोगों को, और एक कलेक्टिव एक्शन उनके लिए लिया गया। अब अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस इसका करें, ये हमें मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया हमने, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपका जो है एक था लैक ऑफ कोहेसिव एंड सस्टेन्ड लीडरशिप, ठीक है। तो मेन पॉइंट आ गया लीडरशिप, तो कोहेसिव लीडरशिप नहीं थी। फिर आपका है प्राइमरली लोकलाइज्ड, तो यहाँ पे ये आपका नेशनल स्ट्रगल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि नेशनल लेवल पे जो स्ट्रगल चल रहा था वो अलग चल रहा था, लेकिन जो आपका हिल स्टेट्स थे वहाँ पे एक सेक्लूडेड स्ट्रगल चल रहा था। वो भी क्या था, सिर्फ रूलर्स के अगेंस्ट, वजीर के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। तो अब इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इनिशियली आपकी प्रजामंडल मूवमेंट्स जो आई बाद में, उसका भी एम था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ओवरथ्रो द गवर्नमेंट कभी भी स्टार्टिंग में हिल स्टेट्स का एम नहीं रहा, राइट। तो यही उनके कुछ लकूनास थे, जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हो तो ये आपका डेवलपमेंट इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर्स इन हिमाचल प्रदेश, डिस्कस विद रीसेंट एग्जाम्पल्स। अब देखिए, ये आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे पाओगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, डेवलपमेंट और डिजास्टर का कोरिलेशन यहाँ पे दिया गया है, राइट। डेवलपमेंट और डिजास्टर का कोरिलेशन आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हिमाचल के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, राइट। तो इनिशियली आप देख सकते हैं डिजास्टर कब होता है, ये हम पढ़ते हैं कि जब एक हजार्ड है जिसमें आपका पोटेंशियल है कि नुकसान हो सकता है। अब आपका जब सी में सुनामी आती है, ओशन में सुनामी आती है, कोई नुकसान करती है? बिल्कुल नहीं करती। अब वो जो है वो हजार्ड कहलाएगा जिसमें पोटेंशियल है। जब वो आपका सी कोस्ट पे आ जाएगा फिर आपका क्या करेगा, सुनामी डिस्ट्रक्शन करेगा, तब वो डिजास्टर में बदलता है। जब तक वो ओशन में रहेगा वो आपका हजार्ड रहेगा, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही आपका रेगिस्तान में भूकंप आ जाए तो रेगिस्तान में क्या कुछ जाएगा? नहीं। अगर आपका एक सिटी में भूकंप आ जाए, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाए, राइट, तो आपका क्या होगा, तो वो आपका डिजास्टर बनेगा, क्योंकि बहुत बिल्डिंग्स गिरेगी, घर गिरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट है कि कहाँ कौन सा डिजास्टर आ रहा है, राइट। तो ये हैजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस है, बेसिक है, आई होप यू नो। तो अब डेवलपमेंट और इसके बीच में क्या को रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है ये। पुअर प्लानिंग अगर हो तो एनवायरनमेंट और लोग जो है वो हार्म हो सकते हैं। प्लस अगर डेवलपमेंट डिजास्टर हो चुका है, इन केस डिजास्टर हो चुका है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आती है फर्दर इम्प्रूव्ड डेवलपमेंट करने की, राइट। तो ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे देखें अब विद एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले डेवलपमेंट कॉजेज डिजास्टर, इसके बारे में देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी क्या आ गया, रोड्स बनाते हैं हम, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है ये डिस्ट्रॉय हुआ ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड्स इन ब्यास रिवर, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेवलपमेंट कॉजेज डिजास्टर। तो इसका एक एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें कैसे हिंड्रेंस आती है डिजास्टर से। फिर आपका है अर्बनाइजेशन। अगेन अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, अब डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट हो रही है कि रोड्स बन रहे हैं आपके, घर बन रहे हैं आपके, तो वो क्या है आपका एक इम्परमिएबल, मतलब कॉन्क्रीट का जंगल बन रहा है, राइट। जब आपका कॉन्क्रीट होगा तो आपका पानी सीप कैसे करेगा, कच्ची मिट्टी में सीप करता है आपका पानी, तो राइट। तो इम्परमिएबल मतलब आपका पानी, सरफेस जो है उसमें पानी को रिसने की जगह ही नहीं मिल रही। इससे क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, राइट। तो अर्बनाइजेशन है तो क्या, डेवलपमेंट है, लेकिन वो डिजास्टर को कैसे जो है वो न्योता दे रही है। तो यहाँ पे आप रैपिड अर्बनाइजेशन इन घुमारवी, बघेल, आपका कांगड़ा, यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका जो है फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन हो रहा है। तो रिसेंटली उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में, यहाँ पे हमें हिमाचल के एग्जांपल यूज़ करने, तो रिसेंटली आपने उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में भी सुना होगा कि दरारें आ रही हैं पूरे जोशीमठ में, तो वो क्या है, वो भी आपका क्या है, एक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में आपका फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, राइट।
तो फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, फॉरेस्ट बाइंड करते हैं, उससे लैंडस्लाइड्स और सॉइल इरोजन का आपका बढ़ रहे हैं रिस्क। तो एग्जांपल देख सकते हो आप, नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जैसे चंडीगढ़ मनाली हाईवे, तो इससे इसका आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स के रिस्क बढ़ रहे हैं, और विच इज़ ट्रू फॉर योर हिमालयन रीजन, जहाँ जहाँ भी आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अब क्लाइमेट चेंज जो है, जितनी आपकी गाड़ियां हैं, डेवलपमेंट होगी, उतने लोग गाड़ियां लेंगे, उतनी इंडस्ट्री सेटअप होगी, उससे ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होगी, और आपका क्या है, टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अनइवन पैटर्न ऑफ आपके जो है रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं, विंटर और समर सीजन देखने को मिल रहा है, विंटर्स एक्सटेंड हो गई है, समर्स एक्सटेंड हो गई है, बरसातें जो है वो आपका पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेक्स्ट है माइनिंग। तो यहाँ पे अब माइनिंग की वजह से भी आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिली है, जो कि आपका लाइमस्टोन एक्सट्रैक्शन होती है बरमाना और दालाघाट में, राइट। तो इसकी वजह से आपके नियर बाय होम में स्ट्रक्चरल डैमेजेस देखने को मिले हैं। तो ये कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा थीम, वो है डेवलपमेंट इज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से कैसे डेवलपमेंट हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सबसे पहली चीज़ जो है वो डिजास्टर जो है उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आती है। तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो अब बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी नए घर बनते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनते हैं। फिर आपको वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये हमने देखे हैं कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है तो एक अर्ली वार्निंग पहले आ जाएगी। अब आपने उड़ीसा जो है वहाँ पे देखा होगा आपका अर्ली वार्निंग की वजह से कितनी जानें बचाई गई, सुनामी की अर्ली वार्निंग की वजह से। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है जहाँ पे मतलब आपका डिजास्टर प्रोन एरिया होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप एग्जांपल में, टनल प्रपोज की गई मंडी बाईपास में जब ब्यास रिवर में फ्लैश फ्लड्स आए कुल्लू में, राइट। तो उसके बाद क्या है, ये आपका डिजास्टर हुआ कि फ्लैश फ्लड्स आए, इसकी वजह से आपका टनल प्रपोज किया गया। तो ये क्या हुई, डेवलपमेंट हुई डिजास्टर की वजह से। फिर सोशल कैपिटल, अगेन आप देख रहे हो, डिजास्टर फॉस्टर कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड अवेयरनेस। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, देखो सोशल कैपिटल, सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने अपनी एक दिन की सैलरी जो है वो सीएम रिलीफ फंड में दी, राइट, विच शोज योर सॉलिडेरिटी इन द सोसाइटी। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट है। अब यहाँ आप देख सकते हो कंक्लूजन, राइट। हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट और डिजास्टर के बीच में जो रिलेशन है वो साइक्लिकल है, नॉट इन हिमाचल प्रदेश ओनली, पैन इंडिया और वर्ल्ड के लिए फेमस है। जो आपका डेवलपमेंट एंड डिजास्टर है वो इंटरकनेक्टेड है, बट बिकॉज हेयर हमें आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचपी आंसर लिखना है तो हम इस तरह से ये फ्रेम करेंगे, ठीक है जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो है ये कंसिडर करती है एनवायरनमेंट और जियोलॉजिकल फैक्टर्स को भी, राइट। तो इसीलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पे इतना जोर दिया जाता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपने देखा होगा GS3 में, उस पर भी आपका क्वेश्चन आया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि पहले ही एक किसी प्रोजेक्ट का अगर इम्पैक्ट हम देख लेंगे, ठीक है, सिमुलेटर से, सिमुलेशन से, वर्चुअली, या अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, तो हम पहले से ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड आप देख सकते हो, थर्ड आपका सोसाइटी से क्वेश्चन है, caste system in India is not uniformly defined or operational. How do you think the caste system in Himachal Pradesh is different from its neighboring states? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आपको देखो कास्ट सिस्टम ऑफ हिमाचल के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद आपको नेबरिंग स्टेट्स से इसको कंपेयर करना था। तो नेबरिंग स्टेट्स हमारे कौन से, आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, फिर आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये नेबरिंग स्टेट, हरियाणा, राजस्थान ले लो, दिल्ली ले लो, तो लगभग ये हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो इनसे मोटा मोटा क्या है, हमारा ज्योग्राफी में कैसे डिफरेंट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कैसे डिफरेंट है हिमाचल, और सोसाइटी, सोशल डायनेमिक्स कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थीम लेके हम ब्रेकअप करके इसको एक एक करके देखेंगे। तो देखिए ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी कास्ट में रहती है, सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे हिमाचल के लोग हिली स्टेट बेसिकली, नॉट ओवरऑल हिमाचल की हम बात नहीं करेंगे, जो हिली एरियाज़ हैं उनकी हम बात करेंगे प्रोमिनेंटली। अब जो शिवालिक्स वाले एरिया है बेसिकली वो इससे एक्सक्लूड
इंक्लूड हो सकते हैं। जो इंटीरियर जैसे आपके लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, ये वाले एरिया जो है ज़्यादा इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। तो जोग्राफिकली हिली टेरेन जो है वो आइसोलेटेड रही है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके कास्ट डायनामिक्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। आइसोलेशन की वजह से मोर लोकलाइज्ड और लेस रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है कंपेयर्ड टू प्लेन्स। प्लेन के कंपैरिजन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पर लेस रिजिड है इन कंपैरिजन टू योर प्लेन्स। फिर देखेंगे हम सोशल हायरार्कीज के बारे में। तो यहाँ पे वाइल कास्ट हायरार्कीज एग्जिस्ट, हायरार्कीज अब आपकी क्या होती है, अब जैसे आपने जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स ले लेते हैं, राजपूत ले लेते हैं, इसमें क्या है और सब कैटेगरीज है, ठीक है। गौर ब्राह्मण हो गए, सरस्वत ब्राह्मण हो गए, तो इसमें भी क्या है, ये उच्च कोटि के ब्राह्मण है, ये थोड़ा इसमें भी हायरार्कीज बनाई है। राजपूत में हायरार्की बनाई है, राणा हो गए, ठाकुर हो गए, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके जो शेड्यूल कास्ट आते हैं, ठीक है, जो आपका वैश्या कम्युनिटी आती है, तो हर कास्ट में आपका क्या बनाया गया है, सब कैटेगराइजेशन की गई है, ठीक है। तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने लेवल पे। तो ये सोशल हायरार्कीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है दलित सबकास्ट का दिया है, जैसे कि लोहार और जुलाहा, ये अपने आप को हायर अमंग दलित्स मानते हैं, ठीक है। अब कुछ रीजन्स में जो कोली है वो डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे लेस वेरिएशन है यहाँ पे एज कम्पेयर टू आपका पंजाब हरियाणा, जहाँ पे कास्ट हायरार्कीज जो है मोर यूनिफॉर्म है, ठीक है। पंजाब हरियाणा में आपकी मोर यूनिफॉर्म है, हिमाचल में आपकी हायरार्कीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे देखो आपको जो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है, तो लोकल डाइटीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो भी आप हिली रीजन्स देखोगे यहाँ पे देवी देवता जो है इनका बहुत आपका डिवाइन पावर को माना जाता है, राइट। अब इससे भी आपका शेप होती है कास्ट सिस्टम, बहुत ही एक यूनिक तरीके से। अब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, सोशल हायरार्की है, ये प्रोमिनेंट है, और आपका जो सोशल कोहेजन है, हायरार्की है, इससे भी, क्योंकि आपके देखो जितने भी कास्ट होंगी सबके अपने अपने अलग अलग देवता होंगे, राइट। तो ये भी आपका शेप करती है कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट आप देखते हो जेनेटिक स्टडीज़। तो जेनेटिक स्टडीज़ अगर आप देखो तो अपर क्लास है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं हिमाचल में, इन्होंने आपका क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो शो किया है शेड्यूल कास्ट के साथ, ठीक है। सेक्लूजन रखते हैं, इंटरकास्ट मैरिज जिसको हम कहते हैं वो सेक्लूडेड रहती है, मतलब काफ़ी कोशिश की जाती है कि अपनी कास्ट में ही शादी हो। फिर भी स्ट्रिक्ट सोशल बैरियर्स के बावजूद भी क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। अब ये जेनेटिक क्लोजनेस जो है हमें और नेबरिंग स्टेट में ज़्यादा नहीं देखने को मिलती या डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है वहाँ पे, राइट। तो ये कंपैरिजन में आप देख सकते हो। फिर आपका है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हिमाचल प्रदेश में आपका रीजनल डिवाइड है, ठीक है, रीजनल डिवाइड है, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, ओल्ड एरिया, न्यू एरिया, ये रीजनल डिवाइड है। और आपका बाकी जगह अगर आप देखोगे तो आपको बाकी स्टेट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे आपका कास्ट डिवाइड है। तो आपको देखने को मिलता है, वैसे भी पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन हिमाचल में आपका कास्ट पॉलिटिक्स इतनी डोमिनेंट नहीं है जितना आपका क्या है, सब रीजनल पॉलिटिक्स है, राइट। तो ये पॉइंट्स थे आपके, जहाँ पे कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम जो है वो डिफरेंट है आपके नेबरिंग स्टेट से, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं 12 मार्क्स के। तो इसमें एचपीजी के, अब ये नंबर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है, ये हम सिर्फ एचपीजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में अलग नंबर है क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। चलिए, तो अब आपको 225 वर्ड्स में आंसर लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, थ्रो लाइट ऑन ग्रोथ and impacts of civil disobedience movement and individual सत्याग्रह in हिमाचल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, 1930s में हुई थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, 1940s में हुआ था। तो हमें हिस्ट्री में, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, वहाँ से इसका कनेक्शन लेना है।
अब आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ लीडर्स हमें देखने को मिले, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें या इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें। तो सबसे पहले आपने वो यहाँ मेंशन करने हैं। अगेन यहाँ पे बहुत डिटेल में डाटा दिया गया है ताकि आप लोगों को जो इसके डायनेमिक्स से ओवरऑल समझ आए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है सीडीएम ने और इंडिविजुअल सत्याग्रह में, और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हमें देखने को मिले, जैसे बाबा कांशीराम हैं जिन्हें पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है, ठाकुर हजारा सिंह है, और कांगड़ा का जो रीजन है वो आपका इन्वॉल्व रहा था बॉयकॉट्स में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, राइट। तो हिमाचल ने, हिली स्टेट्स ने अब जो है यहाँ पे आपका अवेयरनेस फ्रीडम स्ट्रगल की पहुँचनी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस के आगे इफेक्ट देखने को मिला। चलिए तो इसे ब्रेकआउट करेंगे। अब सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, ये मैंने हाफिया मेंशन किए हैं, बहुत सारे लीडर्स के नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी 2-3 एक्टिविटीज़ एज पर योर वर्ड लिमिट, ठीक है। सारी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हो सीडीएम का कि आपका यंग रेवोल्यूशनरी ऑफ सिरमौर चौधरी शेरजंग जो है उनको 10 साल की सज़ा मिली थी अहमदगढ़ ट्रेन रॉबरी में, ठीक है, और मुल्तान जेल में उन्हें रखा गया था। ऐसे ही बिलासपुर के दौलत राम संख्यान ने आपका पार्टिसिपेट किया था, वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट चले थे आपके शिमला में, जहाँ पे दीनानाथ आंधी, ठीक है, श्यामलाल खन्ना, प्रेम सागर, ये सारे लीडर्स आपको देखने को मिले थे, ठीक है जी। तो ऐसे ही आप देख सकते हो ऊना में लक्ष्मण दास और उनके बेटे सत्य प्रकाश बागी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। इनकी मदर जो है वो कहती थी कि अगर एक भी बेटा है तो वो भी आर्मी में दो, राइट। तो ये काफ़ी आपका जो है फोर साइटेडनेस थी उस टाइम के लोगों की भी, कि हर इंडियन मदर को दुर्गाबाई ने कहा कि अपना एक भी बेटा है अगर तो उसको आर्मी में डालना चाहिए, स्ट्रगल में, इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडिपेंडेंस में, राइट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो की एस्पेक्ट्स इसके। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सीडीएम ने मोमेंटम गेन किया हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि लोकल लीडर और पॉपुलेशन जो है उन्होंने ये नॉन वायलेंट और आपका नेशनल कॉल है, मतलब अब आपका फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए थे लोग यहाँ के, राइट। तो इसीलिए ये सीडीएम में पार्टिसिपेशन बढ़ा। अब यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट हुआ, बॉयकॉट हुआ, पे टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। इम्पैक्ट देख सकते हो, एक सेंस ऑफ यूनिटी आई, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हम वैसे भी इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, तो सेम यहाँ पे आपके इम्प्लीमेंट होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो आप इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो अभी हमने सीडीएम की बात की, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेन एज यू नो फ्रॉम योर मॉडर्न हिस्ट्री कि आपका 1940s में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है, कंडक्ट हुआ है। तो ये क्या था, ये एक्सप्रेस करने के लिए था कि मूवमेंट स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। और ब्रिटिश को अपोज करने के लिए था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, विदाउट हैम्परिंग द वॉर एफर्ट। तो यहाँ पे हिमाचल में अगर आप बात करोगे तो बाबा कांशीराम जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें। सुकेत सत्याग्रह जो है वो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे, ठीक है। पंडित पद्मदेव ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये कुछ लीडर्स के नाम हैं जो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब आप देखोगे इस मूवमेंट के बारे में, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट लोकल लीडर्स जो हैं इन्होंने इंडिविजुअल एक्ट्स लिए सिविल डिसोबीडियंस के, डिलीवरिंग एंटी वॉर स्पीचेस, मार्चिंग टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली चलो आंदोलन उस टाइम पे चला था, राइट। तो ये इसकी इस तरह से ग्रोथ हुई है। इम्पैक्ट्स आप देख सकते हो कि आपका ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती रही हिमाचल प्रदेश में, और फ्रीडम स्ट्रगल की जो एक स्पिरिट है वो यहाँ पे जीवित रही, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह और सीडीएम से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे है। अगेन हिमाचल का टच देने के लिए जनरल एनालिसिस हम ज़रूर लिखेंगे, बट हिमाचल का टच देने के लिए आपको यहाँ की मूवमेंट्स और लीडर्स को यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है जी। तो हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ लीडर्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एसेस क्रिटिकली the physiography of Himachal Pradesh and show its influence on the climate of the state, right? अब यहाँ पे आपके फिजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रिटिकली हमें फिजियोग्राफी को पॉइंट आउट करना है और क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको पता है फिजियोग्राफी में क्या है, आपकी चारों हिमालयन रेंजेस यहाँ पे
आपको देखने को मिलती है। शिवालिक है आपकी, फिर आपकी जो है मिडल हिमालयज है, आपके ग्रेटर हिमालयज है, आपके ज़ंस्कर है, ठीक है। तो ये चारों जो है यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग है। अगेन क्लाइमेट आपको चारों में पता है। शिवालिक जो है ये आपका थोड़ा गर्म एरिया है। फिर आप जाओगे मिडल हिमालयज में, यहाँ पे आपको जो धौलाधार और पीर पंजाल देखने को मिलेगी। तो धौलाधार में आपकी बारिश बहुत ज़्यादा होती है ऑफकोर्स, क्योंकि मानसून विंड्स वो ब्लॉक कर देता है। धर्मशाला रेनियस्ट प्लेस है। फिर आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालयज। यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर हिमालयज में आपके जो है ड्राई एल्पाइन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कम है, आपका रेन शेडो एरिया है, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उगते हैं। तो इस तरह से ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट वेरिएशन है हमारी, राइट। तो वही आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं शिवालिक्स के बारे में, आपके लेसर हिमालय, इनर हिमालयस के बारे में। फिर आप देखो इंडिविजुअली आप देख रहे हो आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस की हाइट वगैरह क्या है वो इंट्रोडक्शन में लिखी। फिर क्लाइमेट इन्फ्लुएंस। अब शिवालिक्स जो हैं ये कोल्ड विंड बैरियर की तरह एक्ट करते हैं नॉर्थ से, और मॉडरेटिंग टेम्परेचर है इसके सदर्न रीजन में, ठीक है जी। अब मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे होती है, ठीक है, और डेंस फॉरेस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी और लोकल वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल बेसिकली आपकी है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ लेसर हिमालयस में गए, यहाँ पे आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स आ जाएंगी, तो इसी वजह से यहाँ पे रेनफॉल आपकी ज़्यादा होती है, स्पेशली कांगड़ा और कुल्लू में, राइट। तो यहाँ जाते जाते आपका जो टेम्परेचर है वो कूल होता रहेगा, ठीक है, और आपको जो क्रॉप डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिमाद्री यानी कि इनर हिमालयस। यहाँ पे आपका हैवी स्नोफॉल होता है विंटर में, ठीक है। तो ग्लेशियर्स वगैरह हमारे सारे यहीं पे है। तो अगेन मैप यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे ये चारों रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, उसके हिसाब से आपका क्लाइमेट अपने आप ही डिकोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कोल्ड रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। कोल्ड हार्श कंडीशंस है यहाँ पे, इसीलिए आपका क्या है बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमें ट्राइब्स के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। फिर आपका ट्रांस हिमालयस आपका बिल्कुल डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है और मिनिमल रेनफॉल है यहाँ पे, रेन शेडो इफेक्ट है यहाँ पे, हाई पीक्स है बहुत ज़्यादा, और आपका कोल्ड क्लाइमेट वेजिटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, राइट। मॉसेस हो गए, लाइकन्स हो गए, ग्रीन पैस्चर्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है, राइट। इन कंक्लूजन यू कैन राइट दीज लाइन्स और वट एवर इज़ योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम क्रिटिकली एनालाइज की बात करें तो हर जो वेदर है उसका अपना अपना जो है एक नुकसान भी है, ठीक है। शिवालिक से वहाँ पे आपका प्लेन से लगते हैं तो हीट मॉइस्चर रहता है हमेशा, ह्यूमिडिटी हीट रहती है। फिर आप प्लेजेंट वेदर की तरफ आते हो तो आपकी जो हिल स्टेशंस हैं कुछ, वो आपके प्लेजेंट वेदर है। फिर आप और ग्रेटर हिमालयस की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपका स्नो अपने आप में एक दिक्कत है, उसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, राइट। आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वहाँ पे बहुत वैरायटी नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स लाहौल में आलू उगता है आपका, ठीक है, सीड पोटैटो जो है वो उगता है, ड्राई फ्रूट्स उगते हैं, बट ये क्या एक लिमिटेड जो है वो चॉइस रह जाती है वहाँ के फार्मर्स के पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एंड बेस्ड ऑन योर रियलिटी एंड करंट ट्रेंड्स, और इन द सेंस कि जो आपके हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, येट द एक्सोडस ऑफ यूथ टू अर्बन एरियाज इज वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेंड, suggest measures of rural reconstruction to arrest the outward migration of youth। तो यहाँ पे देखो, अब हिमाचल में हॉर्टिकल्चर और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, जैसे आपको पता है हॉर्टिकल्चर जो अपर आपका हिमाचल का एरिया है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है, और जो आपका ये लोअर हिमाचल का एरिया मान लो, या फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मान लो, सोलन डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, ये क्या है, ये आपके इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि आपके लगभग जो है प्लेन से कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन ये यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, विच इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर योर इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये चीज़ें जो है इनके होने की वजह से आपको इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस भी देखने को मिलते हैं, और एप्पल स्टेट आपको पता ही है, फ्रूट प्रोडक्शन में 85% जो है हमारे एप्पल प्रोडक्शन है, तो हॉर्टिकल्चर भी है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको
पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस होने के बावजूद भी आपके जो एक्सोडस है, एक्सोडस मतलब आपका मास मूवमेंट देखने को मिल रही है हमें यूथ की टू अर्बन एरियाज, राइट। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड हमें ये देखने को मिल रहा है। सब एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, सब चाहते हैं आपके नियर बाय जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली है, ठीक है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, मुंबई है, सब चाहते हैं बड़े शहरों में जाना क्योंकि ग्रोथ दिखती है, अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो यहाँ पे ये क्यों है। फिर आपका है सजेस्ट मेजर्स ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि रूरल रिकंस्ट्रक्शन के मेजर आपको बताने हैं कि क्या हो सकते हैं जिससे हम इसे रोक सकें, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन सेंटर्स की तरफ माइग्रेट करना एक ट्रेंड बन गया, राइट। अब कुछ लोग जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए या फिर आपका जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव करते हैं नए एरियाज़ में, राइट। कुछ लोग जो है कोई डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, ठीक है, वहाँ से मूव करते हैं आपके न्यू एरियाज़ में। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग है, बट मेजरली आपका जो है वो डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारे रीजंस रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एक्सोडस है ऑफ यूथ फ्रॉम हिमाचल टू अर्बन एरियाज, ये आपके बहुत सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब रूरल एरियाज में अब देखिए आपको पता है, अब हम बात कर रहे हैं 90% ऑफ हिमाचल या 90% ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में। जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि आपका जो अर्बन स्पेसेस है, अर्बन एरियाज है इन हिमाचल, दैट इज ओनली 10%। 90% ऑफ हिमाचल इज लिविंग इन रूरल एरियाज, राइट। तो अब उस मेजॉरिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि शिमला सिटी तो है, सोलन सिटी तो है, कांगड़ा सिटी तो है, धर्मशाला तो है, ये क्या है, ये आपके अर्बन सेंटर्स है। अपने रूरल एरिया से यहाँ तक भी तो माइग्रेट किए ना लोग, तो वो सेम चीज़ आ जाती है। तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है जी। तो इसलिए माइग्रेशन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऑप्शन रहता है। फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस, ठीक है जी। एग्रीकल्चर आपका देखो इतना रिवॉर्डिंग नहीं है, राइट, इतना रिवॉर्डिंग नहीं है। तो इसीलिए देखिए अब क्या माना जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो एग्रीकल्चर करता है, जबकि आप देखोगे तो यूएस में आपका पूरा का पूरा पीएचडी करते हैं लोग, फिर आपका एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो वो एक आपका करियर पर्सपेक्टिव के तौर पे उसको देखा जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि करियर में कुछ नहीं बना तो हम एग्रीकल्चर यही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सोच थोड़ा जो है वो चेंज होनी चाहिए। लिमिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। स्किल मिसमैच, राइट। अब किसी ने इंजीनियरिंग की है या एमबीए किया है तो वो अब एग्रीकल्चर में जाके क्या करेगा। फिर आप देखोगे हायर इनकम पोटेंशियल, ठीक है। तो अब अर्बन सेंटर्स में आपकी हायर इनकम पोटेंशियल है। पुअर कनेक्टिविटी है, जो रूरल एरियाज़ है वो आपके पुअरली कनेक्टेड है, चाहे रोड की बात हो आपकी, चाहे रेलवेज़ की, चाहे एयरवेज़ की। जो पहाड़ी इलाके में रेलवेज़ तो वैसे भी नहीं मुमकिन है, बट रोड कनेक्टिविटी इज़ मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे। फिर बेसिक एमिनिटीज़, हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, एजुकेशन सर्विसेज होगी, स्कूल आपके अर्बन सेंटर्स में पास में रहते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, कोई इमरजेंसी हो तो इमीडिएटली आप पहुंच सकते हो। फिर है चेंजिंग एस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखो अर्बन लाइफ है, मॉडर्निटी है, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आपकी एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, वो लोगों को जो है रूरल से अर्बन एरिया तक ला रहा है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो हमने डिकोड किए हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सजेशंस, तो व्हाट सजेशंस यू कैन गिव। फर्स्ट है आपका, पहली चीज़ एग्रीकल्चर टेक्निक्स इम्प्रूव करना। तो उसके लिए बेसिकली एग्रीकल्चर जो है एज अ सब्जेक्ट, एज अ पढ़ाई, एज अ करियर ऑप्शन लाना। जो आपका डिग्रेडेड एक सोच है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसको हटाना, राइट। फिर है कोऑपरेटिव मॉडल्स। तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग अपने फॉरेन में, यूएस में नौकरी छोड़ के आके यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे, ठीक है। लैंड हायर करते हैं वो लोग, वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल लैंड्स करें। तो वो क्या है, एक ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। फिर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी।
डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है जी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी जो है ये रूरल एरियाज़ में एक वो रहता है, सिग्नल नहीं होंगे, वाईफाई नहीं होगा, तो ये जो है ये हटाना है तो आपके रूरल एरियाज़ परफेक्ट होंगे वर्क फ्रॉम होम अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो उसके लिए। फिर सपोर्ट फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं आपको पता ही है हिमाचल में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपके काफ़ी रिच हैं, तो उसमें लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट हो सकती है। फिर क्वालिटी एजुकेशन, रूरल एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन, तो रूरल एरियाज़ में बेसिकली आपके क्या है, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो ये कुछ सजेशन है जो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अगेन उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो पॉजिटिव इमेज ऑफ रूरल लाइफ जो है वो हमें वो करनी है। देखिए अभी तक क्या है, अभी सब कोरिलेट कर रहे होंगे, इस कुछ नया नहीं है स्टेटमेंट में, बट अर्बन लाइफ की चकाचौंध जो है वो सबको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन यू नीड पीस, फिर आपको लगता है, जैसे कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद रूरल एरियाज अच्छे लगते हैं, तो ये जो आपका है ये क्यों है, क्योंकि एक हाइप क्रिएट की गई है आपके अर्बन एरियाज के बारे में, अर्बन लाइफ के बारे में, जो कि अब मेरे ख्याल से थोड़ी कम हो रही है। बट इन केस यू कैन राइट पॉजिटिव्स और अपने सजेशंस लिखना है जो आप सोचते हो वो आप लिख सकते हो, राइट। बट एक आपके पास स्ट्रीमलाइंड चेन ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, जैसे हेडिंग दोगे कुछ कुछ, ऐसे नहीं हो कि एक ही पॉइंट को आप बार बार लिखते रहो, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हो। तो इस तरह से इन आंसर्स को आपको डिकोड करना था। तो ये हमारे HPG के 6 क्वेश्चन आए थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। रेस्ट आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली आपका HPAS मेंस 2024 हुआ है, वहाँ पर हम सोसाइटी एज वेल एज पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे सोसाइटी से। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ GS पेपर 1 एज यू नो। देखिए जो भी आपके जो अब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या चल रहा है ना। एज यू नो जो PYQs है दे आर दी गाइडिंग लाइट, राइट। वही आपको प्रिपेयर करने होते हैं और उसी से आपको थीम्स भी पता लगती हैं, राइट। सो जो अपकमिंग सेशंस होंगे हमारे, वहां पर भी आपको बाय एंड बाय सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर PYQs को डिस्कस करते हुए दिखेंगे, राइट। सो रिसेंटली GS पेपर 1 में जो सोसाइटी के पोर्शन आया है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सोसाइटी से पूछे गए इट इज 3, राइट। 3 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से 2 आपको 8 मार्कर देखने को मिलते हैं और एक आपको 12 मार्कर देखने को मिलता है ना। एनालिसिस देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी के इस बार जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चंस आए हैं, तीनों ही टफ की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैसी जो थीम्स हैं वो इवन आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, राइट। सो तीनों ही क्वेश्चंस आर टफ। यहाँ पर हम डिटेल सोल्यूशन भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, how do you understand and analyze the phenomena of rising religiosity in a global world? तो बेसिकली यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल इज टफ, क्योंकि एज सच ये टॉपिक आपको सिलेबस में एक्सप्लिसिटली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें थीम जो यूटिलाइज हुई है दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड रिलीजन। जबकि ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो अ टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, एज सच बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसको एक्यूमुलेट करना, इसको एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, इट इज टफ, ठीक है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टफ कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक अ हेल्दियर एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन in decision making bodies will ensure a more just and equitable society? Substantiate your arguments with suitable examples. Now what is important here, they have asked the examples too, right? तो जब तक आप suitable examples नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। Now क्वेश्चन तो सिंपल है कि जो भी यहाँ पर आपको बॉडीज देखने को मिलती है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज देखने को मिलती है, जब हम विमेन की पार्टिसिपेशन यहाँ पर रखेंगे तो एक जस्ट और फेयर सोसाइटी बन पाएगी। तो थीम क्या है, इट इज विमेन, विमेन एंड रिलेटेड इश्यूज से क्वेश्चन पूछा गया है। अब विमेन का टॉपिक आपको देखने को मिलता है, सोसाइटी का टॉपिक नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक कहलाया जाता है क्योंकि विमेन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। थर्ड जो कि अगेन ये जो टॉपिक है ये हम मिसलेनियस में डाल रहे हैं क्योंकि ये थीम कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिली है, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं, अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किनशिप and citizenship is a must to create a system of culture
ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री सोसाइटी. सो दे सेड कि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए किनशिप में और सिटीजनशिप में. अगर यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं होगी तो जो किनशिप है इट विल लीड टू नेपोटिज्म, क्योंकि किनशिप क्या होती है? आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? सो अगर यहाँ पर हम किनशिप और सिटीजनशिप में डिस्टिंक्शन नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पर एक करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ नहीं मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? आपसे पूछा गया है क्या आप अग्री करते हैं, और अगर अग्री करते हैं तो बताइए विद द एग्जांपल्स. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी आपसे एग्जांपल्स पूछे गए हैं. इट इज अ 12 मार्क क्वेश्चन एंड द कैटेगरी इज अगेन टफ. तो सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टफर कैटेगरी से ही देखने को मिलते हैं. रीसेंट पेपर्स अगर हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, सोसाइटी के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. इवेंचुअली सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है जो बाय एंड बाय टफ हो रहा है, राइट? तो वील स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. आप यहां पर देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द फिनोमेना ऑफ राइजिंग रिलीजियोसिटी इन द ग्लोबल वर्ल्ड? ना देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में ये कहा जाता है कि सोसाइटी धीरे धीरे करके होमोजेनाइज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल वर्ल्ड में अब धीरे धीरे करके आपको रिलीजन एक सेंटर प्लेस होता हुआ दिख रहा है. तो आपको इंट्रोडक्शन भी वहीं से रखनी है. द फिनोमेना ऑफ राइजिंग रिलीजियोसिटी इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड थ्रू सेवरल लेंसेज, ईच कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ट्रेंड. इस कॉम्प्लेक्स ट्रेंड में हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी साथ साथ चल रही है और रिलीजियोसिटी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. नाउ जो सेक्युलराइजेशन की थ्योरीज हैं, दे वंस प्रेडिक्टेड दैट मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन वुड लीड टू डिक्लाइन रिलीजियस बिलीफ. ऐसा देखा गया था, ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है वैसे वैसे होमोजेनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे हम मॉडर्निटी की तरफ मूव करेंगे, एंड इवेंचुअली जो रिलीजियस बिलीफ है वो कम होता जाएगा. बट ये रिवर्स ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है. अब जो रिलीजियोसिटी है वो एक राइजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है. नाउ इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस. सो आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से आपको लगता है कि जो रिलीजन है आप उसका सहारा लेके आइडेंटिटी को दोबारा अपनी बना सकते हो. तो इसीलिए कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए और रेजिस्टेंस शो करने के लिए हम कह सकते हैं एक सब टॉपिक बना है. तो आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो ब्रेक हुआ है इससे. ठीक है, क्योंकि कहा जाता है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी वैसे वैसे होमोजेनाइजेशन होगी. अब होमोजेनाइजेशन जब होती है तो आप अपने कल्चरल रूट से जुड़ना स्टार्ट कर देते हो और आप अपनी आइडेंटिटी को फिर रिवाइव करना चाहते हो. ठीक है, तो यहां पर वही है ग्लोबलाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू कल्चरल इरोजन. यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि जो हमारा कल्चर है हम उसके रूट से बंधे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस शो करी गई है कि व्हाटएवर द कल्चर इज वी विल टेक आवर कल्चर विद आवरसेल्व्स एंड इवेंचुअली एक होमोजेनस सोसाइटी हमें नहीं बनानी है. हमें क्या बनानी है? एक हेट्रोजेनस सोसाइटी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो मिडिल ईस्ट है, हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया, क्रिश्चियन इवेंजेलिकल मूवमेंट्स इन द ग्लोबल साउथ कैन बी सीन. यहाँ पर आप क्या है, अपने कल्चर को रिवाइव करने की बात कर रहे हो, तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है. दूसरा रीजन है सोशल फ्रैगमेंटेशन एंड अनसर्टेनिटी. अब डिस्प्लेसमेंट और अर्बनाइजेशन की वजह से देखने को मिला है अब जो रिचुअल्स हैं, कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिलीजियस बिलीफ्स और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं. ऐसे ही मॉरल सर्टेनिटी. सो आप देख सकते हैं जो पीपल है दे हैव ग्रैपल्ड विद रैपिड सोशल चेंजेस. मेनी टर्न टू रिलीजन टू प्रोवाइड क्लियर एथिकल फ्रेमवर्क. वो एथिकल फ्रेमवर्क मेंटेन करने के लिए वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिलीजन. ठीक है, तो रिलीजियस बिलीफ जो माना जाता था कि ग्लोबलाइजेशन से इरोड हो जाएगा वो नहीं हुआ. ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन एंड रिलीजन. अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. ऑल ओवर वर्ल्ड आपको राइटिस्ट पार्टीज का राइज देखने को मिल रहा है. एंड वो राइटिस्ट पार्टीज बेसिकली क्या होती हैं? कंजर्वेटिस्ट. ना क्योंकि वो कंजर्वेटिस्ट होती हैं इसलिए वो रिलीजन को बहुत ज्यादा, कल्चर को बहुत ज्यादा रिवाइव करने की कोशिश करती है. तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी ऐसा है जो किसकी तरफ मूव कर रहा है? रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ मूव कर रहा है. राइट. नेक्स्ट, ऐसे ही इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड रिलीजियस मूवमेंट्स. एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट्स का आपको एनहांसमेंट देखने को मिला है. इवन आपको देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट जो आपको पार्ट्स ऑफ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में देखने को मिली है, जो भी
कम्युनिटीज पॉवर्टी की तरफ मूव करती हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो वो रिलीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, वो बिलीफ मूवमेंट जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको रीजन देखने को मिलता है। ऐसी टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडियाज। ना ये जो स्प्रेड हुआ है रिलीजियस आइडियाज का रिवाइवलिज्म मूवमेंट की वजह से, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एनहांस्ड है कि हर चीज क्या है, इंटरलिंक्ड है, इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है कि रिलीजियोसिटी जो है वो बढ़ रही है, राइजिंग ट्रेंड पे है, राइट। ऐसे ही सेक्युलराइजेशन एंड काउंटर रिएक्शंस। ना आप देख सकते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म को काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वी आर अ प्लूरल सोसाइटी। ना प्लूरलिज्म क्या प्रमोट करता है कि जितने भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं हम सारे रिलीजियस बिलीफ्स की मान्यता रखते हैं। तो एक तरह से रिलीजियस प्लूरलिज्म और डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट बहुत ज्यादा ओपन हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी वजह से कल्चरल रूट्स और रिलीजियस बिलीफ्स राइजिंग ट्रेंड पे हैं, राइट। ऐसे ही साइकोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स। तो एज आई टोल्ड यू, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एम्फसाइज करती है मटेरियल सक्सेस पे, कंज्यूमरिज्म पे, लेकिन जो रिलीजियोसिटी है वो किसके करती है, इट ऑफर्स अ सेंस ऑफ पर्पस। सो जिसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है ना, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है वो एक्चुअली किससे होके गुजरता है, रिलीजन से होके गुजरता है। दैट इज वाई ये एक राइजिंग ट्रेंड पे आपको देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? तो ये सारे आपको रीजंस देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जो राइजिंग रिलीजियोसिटी है ग्लोबल वर्ल्ड में, ये मोनोलिथिक फिनोमेना नहीं है, बट रादर अ मल्टी फैसेटेड रिस्पॉन्स। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपको ये रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन मूवमेंट चला और सारी वर्ल्ड रिलीजियोसिटी की तरफ मूव कर गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, उन फैक्टर्स की वजह से अब आपको रिलीजियोसिटी एक राइजिंग ट्रेंड पे देखने को मिलता है। क्लैरिटी है? अगेन द क्वेश्चन वॉज टफ, ठीक है, इजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम आपको आपके लिए एक बाउंसर ही होगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दैट इज वाई वहां पर आपको सोचना भी है, फिर उतने टाइम लिमिटेड में आपको लिखना भी है। दैट इज वाई इट इज वेरी टफ, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डू यू थिंक अ हेल्दियर एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज विल इंश्योर अ मोर just and equitable society? Substantiate with examples. It is important, आपको यहाँ पर substantiate करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, yes, हेल्दियर होगा अगर डिसीजन मेकिंग में विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, एंड विमेन पार्टिसिपेशन अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है एक फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ आप मूव करोगे। तो आप देख सकते हैं इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे। अगर विमेन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इन रुवांडा, विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट ग्लोबली, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपको रुवांडा में देखने को मिलती हैं। तो जो विमेन लेजिस्लेटर्स हैं दे हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल। सो विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब तक उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब तक हम डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्हांस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि अगर हम रुवांडा का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक प्रोग्रेसिव जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, फैमिली लॉ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? विमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन या फिनलैंड, वहां पर जो विमेन है दे होल्ड सिग्निफिकेंट ग्लोबल गवर्नमेंट पोजीशंस, सिग्निफिकेंट पोजीशंस होल्ड करती हैं, जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी को बिल्कुल मद्देनजर रखा हुआ है। हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको देखने को मिल रहा है फीमेल्स का। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की तरफ मूव करा जाता है अगर जेंडर जो है, जो विमेन है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशन। तो देख सकते हैं अब ब्रिजिंग द जेंडर गैप्स ना। एसडीजी गोल्स की अगर बात करते हैं तो एसडीजी गोल्स में आपको गोल 5 देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में एलिमिनेट करने की बात करता है जेंडर इनइक्वालिटी। तो हर कंट्री को क्या फुलफिल करना है? एसडीजी गोल्स को फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे इंडिया में जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो बेसिकली पास हो चुका है और वहां पर 33% रिजर्वेशन दी गई है, किसको? विमेन को। तो एक तरह से हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? जेंडर गैप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ब्रिजिंग द जेंडर गैप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, तो चैलेंजिंग पेट्रियार्कल नॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में पोस्ट अपार्थाइड रिफॉर्म्स लेड अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से काफी फैमिली लॉज, इनहेरिटेंस राइट्स और जो वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके लिए काफी ज्यादा लड़ाई की गई है, जो कि एक अच्छी बात है।
ठीक है। ऐसे ही रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन, तो एक तरह से रोल मॉडल्स बन जाती हैं विमेन, दूसरी विमेन को भी पार्टिसिपेट करने पे मजबूर करती हैं, एक तरह से प्रोत्साहन देती हैं। तो आप देख सकते हैं राइज ऑफ फीमेल लीडर्स लाइक जसिंदा अर्डन इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एलन जॉनसन जो लाइबेरिया में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एक तरह से रोल मॉडल्स बन जाती हैं। ऐसे ही आप कैमला हैरिस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है शी इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर नाउ। यहाँ पर आपको यूएसए के जो इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं वहां पर प्रोमिनेंट नेम बन चुकी हैं, तो ये एक तरह से रोल मॉडल्स की तरह भी बिहेव करती हैं जो कि दूसरी विमेन को भी इंस्पायर करती हैं, राइट। नेक्स्ट, इक्विटेबल एंड इकोनॉमिक सोशल आउटकम्स, तो आप देख सकते हैं नॉर्डिक कंट्रीज में हाई लेवल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी है ना, तो एक तरह से गवर्नेंस ऐसा बन चुका है जहां पर जेंडर पे गैप जो आपको इशू देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलता है, तो बाय एंड बाय यहां पर भी इन्हांसमेंट हुई है। ऐसी बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट, अब कोविड-19 पैंडेमिक की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंट्रीज लेड बाय विमेन, जैसे जर्मनी, उस टाइम एंजेला मर्केल थी, न्यूजीलैंड में अंडर जसिंदा अर्डन एंड ताइवान में अंडर साई इंगवेन, सो वर लॉर्डेड फॉर देयर इफेक्टिव एंड कंपैशनेट वैल्यूज। तो बिकॉज दे आर विमेन सो दे आर मोर, दे हैव मोर कंपैशन, सो दैट इज व्हाई कोविड-19 में भी देखने को मिला कि जहां पर भी विमेन लीडर्स आपको देखने को मिली हैं वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए गए हैं इन दी हेल्थ एरेना, राइट। नेक्स्ट, रीड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, तो आप देख सकते हैं यूएसए में इंक्रीज नंबर ऑफ विमेन है कांग्रेस में हैज लेड टू ग्रेटर अटेंशन टू इश्यूज लाइक पेड फैमिली लीव, तो पेड फैमिली लीव की बात करी गई है, हेल्थ केयर रिफॉर्म की बात करी गई है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई है, तो ये आपको देखने को मिलता है, हम कह सकते हैं वन मेजर स्टेप। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग में विमेन को पार्टिसिपेट करवाते हैं तो एक जस्ट और फेयर सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नाउ कैन यू सी, हमने हर किसी के साथ एक एक एग्जाम्पल दिया है बिकॉज दे हैव रिटन राइट अ सूटेबल एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, दैट इज वाई इट इज क्रूशियल, ठीक है। तो अगेन ये भी क्वेश्चन देखो, विमेन रिलेटेड इश्यूज था लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, आपको सूटेबल एग्जाम्पल से कोट करना है, तो एग्जाम्पल्स आपको वेरिड एग्जाम्पल्स यहाँ पर पता होने चाहिए थे, तभी आप आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको भी, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को भी मैंने टफ वाली कैटेगरी में ही डाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किनशिप एंड सिटिजनशिप is a must to create the system and culture of transparency and corruption free society. Do you agree with this statement? Substantiate your answer with suitable examples. Now यहाँ पर co-linking बताई गई है, एक तरफ kinship और एक तरफ citizenship. अगर हम क्लियर डिस्टिंक्शन रखेंगे तभी हम एक करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ मूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। किनशिप का मतलब होता है व्हेन यू हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली और आप नेपोटिज्म की तरफ मूव करते हो, तो क्या आप ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आर? दैट शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किनशिप एंड सिटीजनशिप, ठीक है। तो सिटीजनशिप और किनशिप में अलग अलग यहाँ डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, तभी हम एक करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ मूव कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यस, क्योंकि आपसे पूछा गया डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपने स्टार्ट कहां से करना है, यस आई अग्री टू दिस स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई। तो आप देख सकते हैं किनशिप बेस्ड गवर्नेंस फोस्टर्स नेपोटिज्म एंड पेट्रोनेज, ये मैं बता चुकी हूं। जो भी किनशिप बेस्ड गवर्नेंस होती है वो क्या प्रमोट करती है, वो नेपोटिज्म को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को ही गवर्नमेंट एरेना में लेके आते हो, जिसकी वजह से करप्शन और भी ज्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो आप देख सकते हैं नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, जैसे आप देख सकते हैं इन मेनी कंट्रीज वेयर किनशिप डोमिनेट्स such as some parts of Africa and Middle East, political appointments and job allocations are often based on familial ties. तो familial ties पे बेस होती हैं जिसकी वजह से करप्शन बढ़ती है और ट्रांसपेरेंसी भी डिक्रीज होती है। ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी इज अंडरमाइंड, यस ट्रांसपेरेंसी इज अंडरमाइंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो हैं जैसे भुट्टोज या फिर शरीफ्स जो हैं, दे हैव विल्डेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि फैमिलियल टाइज की वजह से आपकी गवर्नेंस चल रही है, तो इट वुड लीड टुवर्ड्स करप्शन एंड नेपोटिज्म, राइट। ऐसे ही जो सिटीजनशिप बेस्ड सिस्टम होती है वो क्या प्रमोट करती हैं? वो प्रमोट करती है मेरिटोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मेरिट के बेसिस पे आप अपनी पोजीशन होल्ड करें, सिर्फ इसलिए नहीं आप किसी के मामा भांजा या कुछ हैं, ठीक है, ये नहीं आपकी किनशिप फैमिलियल टाइज हैं, आप किसकी तरफ मूव करते हैं? मेरिटोक्रेसी की तरफ मूव करते हैं अगर सिटीजनशिप बेस्ड गवर्नेंस होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कंट्रीज लाइक सिंगापुर एम्फसाइज मेरिटोक्रेसी एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस, तभी आप वहां पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिटीजन्स के पास अपने आप आ जाती है। तो स्वीडन में आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट है और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि किस पे बेस्ड है? मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड है, अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है,
राइट, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, किनशिप बेस्ड गवर्नेंस इनकरेजेस करप्शन एंड क्लाइंटलिज्म। सो आप देख सकते हैं करप्शन होता है, ऐसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपको गॉड पैरेंटहुड देखने को मिलता है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किनशिप बेस्ड फेवरेटिज्म। अब उसकी वजह से क्या है, यू कैन सी द डेवस्टेशन। आप लैटिन अमेरिका डेवस्टेशन देख सकते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर किनशिप बेस्ड गवर्नेंस चल रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की तरह आपको कोट करना है। ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी भी अंडरमाइन होती है। जैसे फिलीपींस में आप देख सकते हैं पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स को, और ये फैमिलीज जो हैं विद सच मार्कोसेस एंड एक्विनोस मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर की गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ये जो फैमिली टाइज हैं यही होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको करप्शन हद से ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर वहीं पर सिटीजनशिप बेस्ड सिस्टम है तो वो क्या करेगा, सोशल ट्रस्ट और इक्विटी की तरफ बढ़ेगा। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कनाडा with its emphasis on multiculturalism and equal citizenship has implemented policies that ensure fair access to public services and opportunities for all the citizens. Now as you know, कनाडा आपको एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी देखने को मिलता है, तो एक तरह से ये अच्छा एग्जाम्पल है, हम कोट कर सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट और इक्विटी की तरफ मूव करा जाता है अगर सिटीजनशिप बेस्ड गवर्नेंस है, ठीक है। ऐसी सोशल जस्टिस एंड इक्विटी भी आपको देखने को मिलती है, जैसे डेनमार्क का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं किनशिप बेस्ड इन्फ्लुएंस वीकन्स द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अगर किनशिप बेस्ड इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीकन हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, ऐसे ही जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, वो बेसिकली किससे प्रमोट हुआ था, जो फ्यू एलीट फैमिलीज हैं उससे डिस्ट्रस्ट हो गया था, किसका, लोगों का, सिटीजन्स का, जिसकी वजह से आपको ये डिस्प्यूट अराइज होता हुआ दिखा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किनशिप बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम्स देखने को मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इरोड करते हैं, राइट। तो वी हैव प्रोवाइडेड द रीजंस एज वेल एज द एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स को कोट नहीं करोगे इवेंचुअली आप फिर से यहाँ पर आंसर्स में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यू हैव टू राइट द सूटेबल एग्जाम्पल्स। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तब तक आप एक्चुअली में बता नहीं पा रहे हैं या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, राइट। सो 3 ही क्वेश्चंस थे, बट तीनों क्वेश्चंस टफ कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने पेपर लिखा है उनके लिए ये टफ रहा होगा, क्योंकि उस टाइम सोचना और फिर लिखना इट इज वेरी टफ, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिले हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तब भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इवेंचुअली जो आप आने वाले HES पेपर्स के लिए प्रिपेयर करें तो इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप इन टॉपिक्स को भी कवर करें, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।